नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। कोलकाता में ईडी की छापेमारी को लेकर ममता बनर्जी और ईडी की लड़ाई में आज सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हो गई और आज पहले ही दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही जो इस देश की राजनीति में ईडी, छापेमारी, सीबीआई जांच को लेकर चलाए जा रहे एक खास तरह के नैरेटिव पर बड़ा क्रैकडाउन जैसा हो सकता है। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल एम पंचोली के बेंच ने कहा कि कानून का राज बनाए रखने और जांच एजेंसी को आजादी से काम करने देने के लिए ऐसे मामले की जांच होनी जरूरी है, खासकर तब जब मामला ऐसा है जिसमें एक मुख्यमंत्री बीच रेड के दौरान फाइल उठाकर ले जाती है। सीएम के साथ प्रदेश का डीजीपी भी होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर माना है। सबसे पहले बताती हूं कि कोर्ट ने क्या क्या कहा। कोर्ट के मुताबिक केंद्रीय जांच एजेंसी की जांच में हस्तक्षेप या बाधा नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस को मामले से रिलेटेड सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं। ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज 4 एफआईआर को अगली सुनवाई तक के लिए स्थगित रखने को कहा है। ईडी की नई अर्जी जिसमें डीजीपी के निलंबन की मांग शामिल है, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और पुलिस अधिकारियों से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी। दर्शकों, पूरे देश को झकझोर देने वाला ये पूरा मामला 8 जनवरी का है, जब कोलकाता में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी और इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी आईपैक के दफ्तर में ईडी ने छापेमारी की। तब छापेमारी के दौरान चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी मौके पर पहुंची, अपने साथ कुछ फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। इस मामले की सुनवाई पहले हाई कोर्ट में होनी थी, लेकिन वहां जो कुछ किया गया वो आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गया। 9 जनवरी को हाई कोर्ट में इतने लोग जमा हो गए कि सुनवाई हो ही नहीं पाई। आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने दावा किया कि कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान टीएमसी ने प्लानिंग के तहत हंगामा करवाया। सबूत के तौर पर ईडी ने व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट सुप्रीम कोर्ट को दिखाया, जिसमें टीएमसी नेता रामा हल्दर हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान भीड़ इकट्ठा करने में जुटे हुए थे। ये मैसेज टीएमसी वर्कर्स ने अपने अपने ग्रुप में शेयर किए। लीगल माइंड के नाम से ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये मैसेज शेयर किए गए। 9 जनवरी को हाई कोर्ट में हुए हंगामे पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि क्या हाई कोर्ट को जंतर मंतर में बदल दिया गया। ऐसे में पब्लिक पूछ रही है सवाल, ईडी की जांच में हस्तक्षेप, कोर्ट से ममता को झटका, अब आगे क्या होगा? यही है आज सवाल पब्लिक का। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा और कहा कि ईडी की टीम अवैध कोयला घोटाले की जांच के लिए गई थी। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा कि एक हवाला चैनल की पहचान की गई है। लगभग 20 करोड़ कैश आईपैक नाम की कंपनी को ट्रांसफर हुए और आरोप है कि उसी कंपनी के जरिए गोवा चुनाव में इस पैसे का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने आरोप लगाया कि रेड के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस ने रुकावट डाली। सीएम ममता बनर्जी कई सबूत और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले गई। एजेंसी की टीम को दस्तावेज जब्त करने से रोका गया और धमकाया भी गया। अब सवाल है कि क्या कोयला घोटाले की सच्चाई उजागर होने के डर से ममता बनर्जी ने ईडी की कार्रवाई का विरोध किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ममता राज को जंगल राज बता रही है। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा। जो तृणमूल कांग्रेस का लीगल सेल है, ममता बनर्जी के इशारे पर व्हाट्सएप मैसेज भेजता है जिसका संज्ञान आज सर्वोच्च न्यायालय ने लिया है और कहता है सभी हाईकोर्ट पहुंच जाओ। गुंडागर्दी देखिए, हमारे देश की संवैधानिक उच्च न्यायालय को गुंडों से डराने का प्रयास करते हैं। ये पूरा देश और पश्चिम बंगाल की जनता आज कह रही है
तुम इतना जो छुपा रही हो ममता बनर्जी, तुम इतना जो छुपा रही हो, क्या डर है जिसे दबा रही हो? अदालत को कड़े स्टेप्स लेना चाहिए और यहाँ बंगाल के लोगों की ऊपर से पानी भर रही है। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। छोटा मोटा धक्का तो मिलता ही है कोर्ट से, लेकिन अंतिम जो धक्का वो हम देने वाले हैं बंगाल में ममता बनर्जी को। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने एक और बड़ी बात सामने रखी और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में रुकावट का एक पैटर्न अपनाया जा रहा है। मैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखती हूं। जब जांच के मुद्दे पर ममता और केंद्रीय एजेंसियां एक दूसरे के आमने सामने हो गई, 8 जनवरी को आईपैक के दफ्तर में छापेमारी के अलावा 27 अक्टूबर 2023 को जब राशन घोटाले में तत्कालीन मंत्री ज्योतिप्रिया मलिक को गिरफ्तार किया गया, तब भी ममता बनर्जी मंत्री के बचाव में उतरी। 11 अगस्त 2022 को सीबीआई ने पशु तस्करी केस में तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया, तब भी बचाव में ममता बनर्जी उतरी। 17 मई 2021 को नारदा स्टिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया, तो ममता बनर्जी 6 घंटे सीबीआई दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गई। 3 फरवरी 2019 को पॉन्जी घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस में टकराव हुआ, तो ममता बनर्जी 45 घंटे धरना दे चुकी। इसके अलावा भी कई मामले हैं। राशन घोटाले की जांच के दौरान जब ईडी टीम संदेश खाली में महिलाओं के शोषण करने के आरोपी शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी करने गई थी, तो अधिकारियों पर हमला हो गया। आज कोर्ट के फैसले के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत क्या कहते हैं वो भी सुनिए। Question is, whenever in a non-BJP state, central agency will interfere with the political party just before election, that is also not good. Last evidence which has been taken by them in this statement is 21st February 2024. Thereafter he was sleeping altogether. Now when the election is forthcoming, then he was jumping upon, ED is jumping upon. That is also the question, na? मुझे ऐसा लगता है कि ईडी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल बन चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन डिपार्टमेंट है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिल्कुल नहीं है। जिस बेशर्मी से और जिस ब्रेजन तरीके से ईडी विपक्ष के लीडर्स को टारगेट करता है और अब विपक्ष के लीडर्स के साथ जो लोग काम करते हैं उसको टारगेट करता है, मुझे लगता है वो शर्मनाक है। ईडी कोर्ट में जाकर कुछ भी कहे, लेकिन ईडी की असलियत इस देश का बच्चा बच्चा जानता है। ऐसे में सवाल पब्लिक का है। सवाल नंबर 1, ईडी की जांच में बाधा डालने पर ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अब आगे क्या? सवाल नंबर 2, कोर्ट को क्या जंतर मंतर बनाना चाहते हो? सुप्रीम कोर्ट के सवाल का मोदी विरोधियों के पास क्या जवाब? सवाल नंबर 3, ईडी के बहाने नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोधियों का नैरेटिव कोर्ट में एक्सपोज, बंगाल टू यूपी चुनाव पर कितना असर? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, आनंद रंगनाथन लेखक और पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं, कमरुजमान चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ जी चीफ नेशनल स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी की जुड़ रही हैं, विवेक साइलस राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मेरे साथ स्टूडियो में हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल हमेशा की तरह स्वयं प्रकाश पुरोहित राष्ट्रीय प्रवक्ता टीएमसी को जाता है। और स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, आज मैं यही पूछूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि शायद जो सीएम बंगाल ने किया वो सही नहीं था, इसीलिए तो जितने भी कार्रवाई थी ईडी के अफसरों के खिलाफ उसे तो स्टे कर दिया गया, बल्कि इसके आगे जाकर नोटिस भी दे दिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या कानून को हाथ में लिया गया? क्या कोर्ट्स को जंतर मंतर बना दिया जाएगा? क्या व्हाट्सएप से इतने लोग लाए जाएंगे कोर्ट के अंदर के सुनवाई ना हो पाए? ये बंगाल किस दिशा में जा रहा है? नहीं, देखिए नविका जी, सर्वप्रथम ये जो आपने जो कोर्ट को
जंतर मंतर बनाने की बात है, तो कोई भी अगर बड़ा सेंसेशनल मुद्दा होता है तो लोग जाते हैं, सुनवाई के अंदर जाते हैं, भीड़ हो सकती है, मैं उसके बात नहीं हूं। मगर जो नेता इस बात को बोल रहे थे और पश्चिम बंगाल सरकार के हाई कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर, उनको जानकारी मैं बता देता हूं कि उनके खुद के साथ नोएडा में क्या हुआ था और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा था, जहां सीसीटीवी कैमरे भी नहीं लगे हुए थे। इनके साथ जो घटना हुई थी, दुर्घटना हुई थी, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरे भी हटा दिए गए थे वहां के कोर्ट्स ने। तो मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं। असल मुद्दा है फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय ढांचे को किस तरह तोड़ा जा रहा है इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं वो लगी हुई है कि किसी भी राज्य में चुनाव होते हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो। 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री है। अगर वो इंडिया गठबंधन में जाएंगे तो उनकी यहाँ ईडी सीबीआई जाएगी, अमरिंदर सिंह के यहां जाएगी तो वहां ईडी सीबीआई जाएगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात कर रहा हूं, वो भाजपा में चले जाते हैं। अशोक चौहान जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस से, वो चले जाते हैं। तो ये वॉशिंग पाउडर बनाया हुआ है, एक मजाक बना दिया है देश के अंदर में संविधान को। देखिए लोकतंत्र तांत्रिक तरीके से चुनी हुई है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये आरोप आपके बहुत समय से लग रहे हैं और इस आरोप का तो एक राजनीतिक जवाब है। मैं तो जो आज कोर्ट ने सवाल उठाए हैं उसका सवाल पूछ रही हूं, आपने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा कोई सेंसेशनल केस हो तो भीड़ हो सकती है, लेकिन सेंसेशनल केस में एक व्हाट्सएप ग्रुप पर सर्कुलेट करके जानबूझकर भीड़ को बुलाने का आरोप आप पर लग रहा है, उसका क्या जवाब देंगे? 10 सेकंड नविका जी, अगर लीगल व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप से अगर आप इसको ऑथेंटिकेशन मांग रहे हैं तो मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास कोई व्हाट्सएप ग्रुप का मैसेज जाता है और भाजपाई लोग के वकील नहीं जा सकते हैं क्या? वहां के समय यहां लोकतंत्र जिंदा है। यहां भारतीय जनता पार्टी के भी वकील है, तृणमूल कांग्रेस के भी सपोर्टेड वकील है। जो वकील सीपीएम को सपोर्ट करते हैं वो भी है, कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले वकील भी है। यहां लोकतंत्र जिंदा है। माना तो सही आपने कि आपके लोग वहां गए हुए थे, लेकिन ये सवाल मैंने नहीं पूछा, ये सवाल आज कोर्ट में उठा है। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी कह रहे हैं लोकतंत्र ही इतना है बंगाल में, क्या करें, लोग आ ही जाते हैं। देखिए, इंडी गठबंधन के कारण आज संविधान खतरे में है और ये बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं। ये फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सीएए केंद्र के द्वारा पारित कानून था और इनकी राज्य विधानसभाओं ने प्रस्ताव पारित किया कि हम नहीं मानेंगे। ऐसा हो सकता है संविधान की दृष्टि से? वक्फ बोर्ड का कानून था, मुर्शिदाबाद में दंगा किस बात पे हुआ? वक्फ बोर्ड का कानून दोनों सदनों से विधिवत पारित हुआ, सर्वोच्च न्यायालय में भी गया, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको निरस्त नहीं किया। इसके बावजूद मुर्शिदाबाद में दंगा हो रहा है कि हम सब नहीं मानेंगे और पश्चिम बंगाल की सरकार कहती है हाँ हम सब नहीं इंप्लीमेंट करेंगे। और इतना ही नहीं है, न्यायालय को किस ढंग से आतंकित किया जा सकता है उसका उदाहरण देखिए। तमिलनाडु में अगर एक हिंदू धर्म स्थल पर दीप जलाने का निर्णय कोर्ट दे देता है तो उस न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग यानी इंपीचमेंट लाने लगते हैं। अगर पश्चिम बंगाल में कोर्ट का निर्णय, चूंकि इन्हें पता है कि पूरी तरीके से एक्सपोज हैं, गलत होगा, तो भीड़ इकट्ठा करके आतंकी करने लगते हैं। तो दिल्ली में एक ऐसे मुख्यमंत्री आके बैठे जिन्होंने जेल से जाने के बाद भी इस्तीफा देना उचित नहीं समझा, जिसकी वजह से संविधान संशोधन लाना पड़ा। ये 3 बातें ये दर्शा रही हैं कि अभी तक तो पश्चिम बंगाल की सरकार जनता को आतंकित करती थी, पश्चिम बंगाल की सरकार विपक्षी कार्यकर्ताओं को आतंकित करती थी, अब न्यायालय को भी आतंकित कर रही है। और वास्तविकता यह है कि ममता जी ने जो किया है वो उनके भरोसे के ध्वस्त होने की कहानी है। देखिए, पहली बात, उन्होंने कहा कि आईपैक के पास सारा का सारा डाटा था और सारी स्ट्रेटजी वो बना रही थी। यानी ममता जी ने मान लिया कि अपने नेताओं पे, वरिष्ठ नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे उनका भरोसा नहीं है, रणनीति एक आउटसाइडर बनाएगा। हमारे यहां तो कहा जाता है ना, आप ही लोग कहते हैं कि मोदी शाह की रणनीति, मोदी जी की नीति, मोदी जी की नीति, अमित शाह जी ने किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया। हमारे यहां तो नेता बनाते हैं। अब आइए, उसके बाद जब ईडी की रेड हुई तो इनको अपनी पुलिस से भरोसा नहीं था, इसलिए खुद जाके वहां खड़ी हुई। तीसरी बात, मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति हाथ में फाइल नहीं लेता है, वो कहता है कि फाइल फला व्यक्ति को दे दो, उसके साथ लोग रहते हैं। अपने स्टाफ पे भरोसा नहीं था, इसलिए इन्होंने जाकर फाइल खुद ली। और जो तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पे खड़ा हुआ मुद्दई बन के कोर्ट में, वो तृणमूल कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं था,
यह मुद्दा भी आया। यानी कोर्ट में जाने के लिए भी अपने पदाधिकारी में भरोसा नहीं, यानी अपना न नेता में भरोसा, न कार्यकर्ता में भरोसा, न पुलिस पे भरोसा, न अपने प्रशासन में भरोसा, न अपने पर्सनल स्टाफ पे भरोसा। इसीलिए पश्चिम बंगाल की जनता का भरोसा अब ममता जी से उठ गया है। यह बात उनको विधिवत समझ में आ गई है, इसलिए हो रही है। फिर मैं अंत में कहना चाहता हूं, बहुत गंभीर बात है, न्यायालय को तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक जिस ढंग से आतंकित करने का प्रयास किया जाता है, और राहुल गांधी विदेश की धरती पे जाके मार्च 2023 में बोलते हैं डेमोक्रेसी इन इंडिया हैज फिनिश्ड। उनसे पूछा जाता है ऑल इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट आल्सो यस, जबकि फैक्ट यह है कि अधीर रंजन चौधरी जो पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो राहुल गांधी से पहले नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कहा देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। ये कौन कहता है? पश्चिम बंगाल कांग्रेस का अध्यक्ष। और मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं ममता बनर्जी जी के बगैर इंडी गठबंधन की कल्पना नहीं हो सकती टू सेव द डेमोक्रेसी इन द कंट्री। अरे अपने कार्यकर्ताओं की प्रताड़ना और हत्या की कीमत पर भी जो पार्टी मोदी विरोध की राजनीति का चश्मा लगाकर सुविधा की राजनीति दिल्ली में कर सकती हो, आप सोचिए वो गठबंधन वाले देश को क्या भविष्य दिखाएंगे। स्वयं प्रकाश पुरोहित 30 सेकेंड काउंटर। देखिए जी नहीं, काउंटर इतना ही है, ये जो दिल्ली में बैठ करके जो तानाशाही कर रहे हैं ना, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी पर सवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल पर, हेमंत सोरेन पर सवाल कर रहे हैं। मगर एसआईआर से पश्चिम बंगाल में माध्यमिक अभी नोटिफिकेशन आया है कि 10वीं क्लास के जो माध्यमिक के देने वाले जो हमारा एडमिट कार्ड होता है, मुद्दे से भटकते क्यों है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी? मुद्दा है आज कोर्ट में क्या हुआ, ईडी की रेड के मामले में क्या हुआ, एक प्राइवेट एजेंसी को बचाने के लिए मुख्यमंत्री और डीजीपी वहां क्यों पहुंचे? मुद्दा आज ये है। आप कहां जा रहे हैं? इसका मतलब इस डिफेंस में आपके पास कुछ नहीं है कहने को, चारों खाने चित। नहीं, डिफेंस नहीं है, आप भटका रहे हैं मुद्दे को ये लोग भटकाने के लिए ये ईडी सीबीआई करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इनके नेता जब ईडी की निष्पक्षता पर सवाल जब उठता है, हाई कोर्ट में जब मामला जाता है, ईडी जाके बोलती है नहीं हमें हाई कोर्ट पर विश्वास नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट पे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जहां इनका मैनेजमेंट होगा वहां काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ये जो बुलबुले की सरकार चल रही है और सुधांशु त्रिवेदी जी जैसे नेता आकर के बढ़िया ज्ञानवर्धक चूरन दे देते हैं जनता को, इससे लोग खुश हो जाते हैं। ये चूरन नहीं है मेरे भाई, चूरन नहीं है स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, ये देश का संविधान है। आप हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आप रेड के बीच में नहीं जा सकते। ये देश का संविधान है, ये कानून व्यवस्था का मामला है। और मैं यही सवाल कमरू जमान चौधरी से पूछना चाहती हूँ। कमरू जमान चौधरी, क्या ये कोइंसिडेंस है, क्या ये महज एक इत्तेफाक है कि जब भी कोई इस तरह का एक्शन होता है ममता बनर्जी बाहर आ जाती है? 2019 में 45 घंटे धरने पे बैठ गई, तब भी एक सवाल पूछा गया था। फिर सीबीआई के मामले में किसी को अरेस्ट किया तो 6 घंटे धरने पर बैठ गई, और इस बार तो रेड के दौरान बीच में जाकर सामान ही उठाकर बाहर निकल आई। मैं पूछना चाहती हूं, आप लोग तो संविधान बचाने निकले थे ना, मैं संविधान के तहत दोबारा ये सवाल पूछती हूं कि ऐसा हक किसके पास है कि एक रेड के दौरान एक सेंट्रल एजेंसी काम कर रही हो, उसके दौरान आप बीच में बाधा डाल रहे हैं? और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है और बंगाल को जिस तरह से नोटिस दिया है, उनके एफआईआर स्टे किए हैं, इसका मैसेज क्या है? संविधान कौन तोड़ रहा है? नाविका जी नमस्कार। सबसे पहले ये बात आपको समझना चाहिए, 15 साल ममता बनर्जी का शासनकाल में पहली बार हमको एज एन ऑपोजिशन ये लग रहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ इतना ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, चाहे एसएससी स्कैम हो, चाहे आरजी कर हो, चाहे ओबीसी इशू हो, चाहे वाकफ का मुद्दा हो, या तो फिर बहुत सारे करप्शन का इशू। लेकिन कौन हेलो मैंने सिर्फ एक गाना गुनगुनाया कि दोस्त दोस्त ना रहा। ओके नाविका जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, इसलिए कृपा करके मेरे को क्षमा कर दीजिएगा। सुन तो पा रहे होंगे थोड़ा बहुत, गाना, लेकिन मुद्दा का बात है 75 साल में नहीं सुन पा रहा हूं मैं। दोस्त हमेशा ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जो मुद्दा का बात है, 75 साल में पहली बार इस तरह का एक सिचुएशन अराइज हुआ जहां पे एक मुख्यमंत्री जाकर केंद्रीय एजेंसी का जांच को रोकने का कोशिश किया।
और उसमें से फाइल को छीनने का आरोप लगाया गया उनका ऊपर में। अब आइए असली षड्यंत्र पे, दैट वी कॉल द मेन प्लॉट। जब ममता बनर्जी इतनी ज्यादा डोल्ड्रम्स में है, उस जगह में बीजेपी को तो यह समझना चाहिए 2020 का ईडी का केस लास्ट विटनेस हुआ 2022 का फरवरी महीना में, और मात्र 2 महीना बाकी है इलेक्शन का टाइम में आप ईडी को भेज रहे हो वहां पे जाकर, और किसके ऑफिस में? ममता बनर्जी का जो इलेक्शन कंसल्टेंट है उसका ऑफिस में। ये क्या साबित करना चाह रहे कि ममता बनर्जी को आज एक राजनीतिक शहीद का दर्जा आप देना चाह रहे हो बंगाल में, ताकि ये बाइनरी जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में, ये पब्लिक के बीच में खेलता रहे, ताकि एंटी ममता या एंटी बीजेपी वोट बाकी और कोई राजनीतिक दल उसका फायदा ना उठा सके। अल्टीमेटली तो बीजेपी तो खेलना है उसको हिंदू मुस्लिम का राजनीति बंगाल का निर्वाचन में, और ममता बनर्जी भी उसमें जो है कि इक्वल पार्टनर है हिंदू मुस्लिम का राजनीति करने के लिए। लेकिन नाविका जी, सबसे मुद्दा का बात यह है कि आज इलेक्शन कमीशन बोलिए, चाहे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलिए, चाहे सीबीआई बोलिए, ये बात तो साबित हो चुका है ये एक एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से वो काम लेकिन इस बार जो वो ईडी वहां गई तो ममता जी ने गलत किया या सही किया? पहले तो आप एक तरफ हो जाइए ना, ये दो नाव में आप पैर रखेंगे तो डूब जाएंगे। नहीं, सुनिए नाविका जी, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। एक बीजेपी का ट्रोल तजिंदर सिंह बग्गा, याद होगा आपको 2022 में जब पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके दिल्ली से ले जा रही थी, दिल्ली पुलिस का वायरलेस से हरियाणा पुलिस ने रोका उसको छुड़ाया भी, प्लस उसको जो है कि हरियाणा पुलिस पंजाब पुलिस का टीम को बंधक भी बना लिया हरियाणा में। ये कौन सा संविधान था वहां पे? कौन सा संविधान बचा रहे थे वहां पे? अगर इंटर स्टेट आनंद रंगनाथन जवाब देना चाहते हैं। आनंद रंगनाथन जवाब दीजिए। क्यों ना हो? नाविका जी देखिए, आपको नमस्कार और मेरे सहयोगी पैनलिस्ट को भी नमस्कार। नाविका जी, आज ऐसा है कि 2 रैशनल और लॉजिकल लोग वर्सेस 4 हैं, तो प्लीज हमें टाइम दीजिएगा। वो अलग बात है कि सुधांशु जी 1.25 लाख के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हमारा चांस बहुत देर में आया, तो प्लीज हमें चांस दीजिएगा। नंबर 1, ये जो कमरू जी ने बोला कि पंजाब पुलिस में तेजिंदर बग्गा को लेके, मतलब यही तो कहता हूं ना, होम स्कूलिंग की प्रॉब्लम होती है। आधे फैक्ट्स देते हैं वो भी झूठे। अब कोई इक्विवेलेंस इसमें ड्रॉ कर सकता है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक क्राइम सीन में घुस गई और क्रूशियल एविडेंस चुरा के ले गई, वर्सेस पंजाब पुलिस आई बिन बुलाए, बिन इन्फॉर्म किए दिल्ली पुलिस को, हरियाणा पुलिस को किडनैप करके ले गई, वहां पे उनको रोकना पड़ा। ये लॉ का 3 लॉज का उल्लंघन था। ये मैटर हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस को फटकारा। अब मैं ये नहीं चाहता कि कमरू जी माफी दें, ये तो इनका रोज का काम है झूठ फैलाना, लेकिन मैं मुद्दे पे आना चाहता हूं। नाविका जी, ये मामला आप भले ही कह दें कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने आज अच्छा किया, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, मैं नहीं मानता। कमरू जी, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आप सुन लीजिए प्लीज। मैं इसीलिए कह रहा था कि 2 वर्सेस 4 हैं, सुन लीजिए। नाविका जी, मैं सुप्रीम कोर्ट की रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आज क्या मैं ये आपसे पूछ सकता हूं, क्या ये उसी देश का सुप्रीम कोर्ट है जिस देश के हम हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो वीडियो नहीं देखा जहां पे ममता जी एक्टिव क्राइम सीन में घुसी, कार से उतर के घुसी लाइव कैमरा पे, और एक क्रूशियल पीस ऑफ एविडेंस ले गई? या वो सिर्फ हमने देखा, या वो डॉक्टर्ड है, या आपने गलत वीडियो दिखाया? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो आज सुप्रीम कोर्ट। कमरुज़्ज़मान चौधरी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं आपका फेडर डाउन कर रही हूं। आनंद रंगनाथन जी, आप अपनी बात खत्म करें। ये बिल्कुल, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही देखा जो हमने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल क्यों नहीं पूछे? पहला सवाल, वो जो फाइल चुराई गई है हमारी आंखों के सामने, वो फाइल कहां है? पहला सवाल ये पूछना था। दूसरा सवाल पूछना था कि अगर हम में से आम आदमी अगर वही करता जो ममता दी ने किया, तो बीएनएस के अंतर्गत 221 धारा, 248, 238, 239 का स्ट्रेट अवे उल्लंघन, FIR स्लैब, और हम जेल में होते। सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों पे बात क्यों नहीं की? और दूसरी बात मैं कहता हूं, बस 30 सेकंड में कहूंगा, कपिल सिब्बल जी डिफेंड कर रहे हैं ममता जी, आप जानते हैं अंजाम क्या होने वाला है, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं नाविका जी, जब भी आप किसी चीज में फंस जाएं, कपिल सिब्बल जी को मत अपना लॉयर बनाइएगा। बहुत अच्छे आदमी हैं। That's unfair, आनंद रंगनाथन। कपिल सिब्बल जी has a long and very distinguished career, so let's not get
लेट्स नॉट गेट पर्सनल। ठीक है, चलिए वो थोड़ा कटाक्ष था, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कपिल सिब्बल जी ने अपने डिफेंस में आज क्या कहा कि ईडी ने कोल स्कैम पे लास्ट एक्शन लिया था 2 साल पहले, जनवरी 224 में, और अब सडनली 2 साल बाद जागी है। सरासर झूठ है। ये नवंबर 21, 2025 का है। ईडी ने 40 से ज्यादा छापे मारे हैं झारखंड में, बंगाल में, कोल स्कैम के ऊपर। अब कपिल सिब्बल से तो मैं कह नहीं सकता कि माफी मांगे, लेकिन ममता दी तो माफी मांग ले, मेरे जो पुरोहित जी हैं वो माफी मांग ले। स्वयं पुरोहित जी आप जवाब दीजिए। मैं जवाब देता हूं। देखिए, 2 बात की। इन्होंने पहले बात की ममता बनर्जी को जेल में जाने की। ये जो आर्टिकल बीएनएसएस बता रहे थे ना, तो जेल में जाने की बात कर। देखिए, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई होती है, अगर संविधान से, लोकतंत्र से चुनी हुई एक सरकार को गिराने के लिए अगर सेंट्रल एजेंसियों का उपयोग होता है, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले सकता है। ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे जेल में डाल दीजिए, अगर आप मुझ पर राजनीतिकरण कर रहेंगे, 5 साल पहले का मुद्दा है, 2020, जब भारतीय जनता पार्टी के ये स्ट्रेटेजिक रहा करते थे, पीके हम आम लॉ, रुक जाइए आनंद जी, रुक जाइए। लॉ जब सुनिए, आप जज नहीं है, आप जज नहीं है, जज तो आप भी नहीं है, जज तो आप भी नहीं है, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि अगर इस तरह का राजनीतिकरण हो रहा है तो इसकी सुनवाई भी तो कोर्ट्स में होगी ना, सड़कों पर थोड़ी होगी कि आप जाकर किसी को रोक लेंगे। यही सवाल मैं प्रियंका कक्कड़ जी से पूछना चाहती हूं। आप तो लॉयर भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस तरह की एक्टिव रेड, अब आप कहते हैं कि ये पार्शियल है, ये हमेशा राजनीतिकरण होता है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये आपका आरोप अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब रेड चल रही है तो आप बीच में जाकर इस तरह से कर सकते हैं जैसे एक मुख्यमंत्री ने कहा, क्योंकि रेड तो केजरीवाल जी पर भी हुई थी, संजय सिंह पर भी हुई थी। अच्छा लगे बुरा लगे, उन्होंने कानून का साथ तो दिया ना, कानून का उल्लंघन तो नहीं किया। ममता बनर्जी को यह राइट कौन देता है? नविका जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा और मैं आपको बताऊंगी कि ये केस ईडी के 0.1 कन्विक्शन रेट को और नीचे कैसे लेके जाएगा। पहली बात तो ये, आपने अरविंद केजरीवाल जी के बारे सही कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया बिना कानूनी सैंक्शन लिए, उनको जेल में रखा गया इल्लीगली, बिना सैंक्शन लिए। पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया है। बाकी मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी ने बंद पिंजरे में तोते की तरह काम किया है। अब क्या है इस केस में भी आप देखेंगे कि वेदर ममता बनर्जी वाज राइट कि वो एक चलती रेड में, जो एक इलीगली रेड चलती, अनऑथराइज तरीके से रेड हो रही थी, जिसका आज कोर्ट में भी डिस्कशन हुआ कि बिना लोकल पुलिस को सूचित किए ये रेड की जा रही थी और ईडी ऑफिसर्स ने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी और रेड चलने के 5 घंटे बाद उन्होंने लोकल पुलिस को सूचित किया था और अपनी रणनीति को प्रोटेक्ट करने के लिए एज अ कन्वीनर वो वहां पर अनआइडेंटिफाइड लोगों को रोकने गई। वेदर दिस वाज राइट और रॉन्ग, ये कोर्ट डिसाइड कर रहा है। बट इसमें क्या है, केस 2020 का है। मैंने मीडिया के माध्यम से देखा कि 2020 का केस है। अब 2020 में आईपैक में करता धरता प्रशांत किशोर थे। आप अगर सही अक्यूज नहीं बनाएंगे तो फिर से 0.1% से नीचे कन्विक्शन रेट आएगा आपका। अब प्रशांत किशोर के ऊपर ना रेड हुई, ना प्रशांत किशोर जी को अरेस्ट किया गया। तो ये क्या एक और जगह मुझे गाने का मौका मिल रहा है, दोस्त ना रहा। प्रशांत किशोर जी तो आपकी भी इलेक्शन स्ट्रैटेजी कर चुके हैं, अब आप चाह रहे हैं कि उन पर आरोप होना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, अनऑथराइज्ड रेड कर रही थी ईडी, इसका जवाब दें, और प्रियंका कक्कड़ जी जो कह रही हैं प्रशांत किशोर का सवाल, दोनों का जवाब। मैं नहीं कह रही। जी बिल्कुल जवाब देते हैं। देखिए, अगर रेड अनऑथोराइज्ड होती तो 1 सेकंड में कोर्ट से खारिज हो गई होती, मामला ही खत्म हो जाता। और यहां पर बैठे बुद्धिमान लोग किस प्रकार का तर्क या कुतर्क करते हैं, चाहे प्रियंका जी हो या कमरुद्दीन चौधरी जी, वो कह रहे हैं एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में जाएगी तो पुलिस को बताएगी नहीं साहब, सेंट्रल एजेंसीज का जो अधिकार क्षेत्र है वो पूरा भारत है, राज्य की पुलिस का सिर्फ अपना राज्य है। यदि वो दूसरे राज्य में जाएगी तो उसे बताना आवश्यक है। और प्रियंका जी वकील ही नहीं, ये बात कैसे आके कह सकती है केंद्रीय एजेंसी स्टेट पुलिस को नहीं बताती है, केंद्रीय एजेंसी स्टेट पुलिस को नहीं बताती है।
इनकम टैक्स का रेड होता है, अगर जरूरत होती है असिस्टेंस के लिए तो बुलाते, स्टेट पुलिस को बता के नहीं बनाते। इसलिए इस प्रकार के तर्कों से बचना चाहिए। मगर जो प्रशांत किशोर की बात कही उस पर मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने बड़ा अच्छा याद दिला दिया कि 2021 में आई पैक ही इनका कार्य कर रही थी। अरे भाई, अपने अपने टर्न पे रहना चाहिए। यहां जब लगा बवाल होने की आशंका है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर के इश्यू पे बताना होता है। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर में अगर एडिशनल फोर्स चाहिए तो लोकल पुलिस की जरूरत है, अन्यथा नहीं है। अब अपने अपने टर्न पे बोलिए। अब दूसरी बात कहता हूं, इन्होंने जो बात कही मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं नाविका जी, 2021 में इनके आईपैक के में जब प्रशांत किशोर थे, जो मुख्य रणनीतिकार थे ममता जी के, उन्होंने कहा था हमारी गिनती 30 से शुरू होती है, 30% से। सबको पता है 30% मतलब साफ साफ मुस्लिम वोट के लिए, और जो टर्नआउट में अंतर होता है हिंदू और मुस्लिम वोट में, वो 30% 35% हो जाता है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब इनके रणनीतिकार 2021 में बोल चुके हैं कि उनकी गिनती 30 से शुरू होती है, तो तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटजी में तो कुछ ही ढकी छुपी है ही नहीं। अरे खुली किताब है भाई, भ्रष्टाचार का पैसा पहुंचाओ और कट्टरपंथी और घुसपैठियों का वोट लो। यानी सरकार में भ्रष्टाचार का हाहाकार और प्रदेश के अंदर घुसपैठियों की भरमार, इसमें कौन सी ऐसी बात है? आपका ही इलेक्शन एक्सचेंज बोल चुका है 30% से, तो आपकी कोई रणनीति जानने की जरूरत ही नहीं है। आपके मंत्री पार्थो चटर्जी और उनके लोगों के यहां करोड़ों रुपए प्राप्त हो चुके हैं। तो भ्रष्टाचार और घुसपैठियों की भरमार, बस ये एक रणनीति है, इसमें कोई ऐसी ढकी छुपी चीज है बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन आनंद जी, आपने गौर फरमाया, कांग्रेस टीएमसी के खिलाफ बोल रही है, आम आदमी पार्टी प्रशांत किशोर के खिलाफ बोल रही है। मैं सचमुच कह रही हूं, आज की डिबेट का फ्लेवर एक ही गाना है, वो है दोस्त दोस्त ना रहा, और यही गूंज रहा है। पब्लिक सवाल पूछ रही है। सुरेंद्र भगत जयपुर राजस्थान से पूछ रहे हैं, 9 जनवरी को हाईकोर्ट में जिस तरह से भीड़ जमा करने का सुनियोजित प्लान बनाया गया, क्या अराजकता फैलाना चाहती थी टीएमसी? कमलेश सरकार का कोलकाता से सवाल है, केंद्रीय एजेंसियां जब भी कोई जांच करती हैं तो ममता बनर्जी विरोध में क्यों खड़ी हो जाती हैं? राहुल चौधरी मेरठ यूपी से पूछ रहे हैं, जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, क्या मोदी विरोधियों का नैरेटिव फिर से जनता के सामने एक्सपोज हो गया? विवेक साइलस जी जवाब दीजिए। जनता वही पूछ रही है कि एक सीएम का कानून और आम कानून क्या अलग अलग है? देखिए नाविका जी, मुझे आखिरी में आपने मौका दिया, उम्मीद करता हूं थोड़ा समय देंगी। देखिए पिछले 10 साल से एक पैटर्न जरूर दिख रहा है कि जहां चुनाव होते हैं वहां 2 लोग जरूर पहुंचते हैं, एक ईडी और एक घुसपैठिए। आज तक नहीं समझ में आया, माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात का संज्ञान लिया, आप बताना भूल गई, सुधांशु जी ने भी नहीं बताया इसको, कि आखिर उन जगहों पर रेड क्यों पड़ती है उन जहां पर चुनाव होते हैं। इसका भी संज्ञान माननीय उच्चतम न्यायालय ने आज लिया, बिल्कुल जायज है। और ये सारे पैनलिस्ट बोल चुके हैं, 2019 और 20 का केस है, अब 2026 में आ गया, चुनाव के बीच में ये रेड पड़ी, उसका फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। और वो तो बात की बात है। आप केजरीवाल का उदाहरण देख लीजिए, 2022 में उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कानपुर में रेड पड़ी थी, पम्मी जैन को कह के वो पीयूष जैन निकल आया, 200 करोड़ रुपए जमानत हुए, बरामद हुए वहां से, और लगातार उसमें भारतीय जनता पार्टी ने यह भ्रम फैलाया कि समाजवादी पार्टी के का आदमी था, 200 करोड़ रुपए मिले। हमने आपने डिबेट भी की, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो पीयूष जैन निकला, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। वो 200 करोड़ रुपए कहां गए कुछ पता नहीं चला। आप छत्तीसगढ़ में देखिए क्या हुआ, किस तरह से महादेव ऐप का 5,000 करोड़ का घोटाला, 5-10 करोड़ रुपए कार में निकले। आज छत्तीसगढ़ में कोई पूछने वाला है क्या? हेमंत सोरेन जी को 151 दिन आपने जेल में रखा बिना बात के, बाद में कोर्ट ने कहा कि केस ही नहीं बनता है। आज मुंबई में क्या हुआ, पब्लिक लगातार वीडियो बना रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरह से वोटर्स के बीच में कैश बांट रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो, औरंगाबाद हो, उल्लासनगर हो, नासिक हो, हर जगह से वीडियो आ रहा है। वहां ईडी ने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई हैं। और आईपैक ने तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काम किया है, इसको सुधांशु जी आप क्यों भूल जाते हैं? इनका सीधा सीधा फंडा है, ईडी से डराओ, धमकाओ, तो चंदा लो। आप चले जाएंगे, ईडी के लोगों का कॉलर पकड़ेंगे और सामान उठाकर चलते बनेंगे। आप यही कह रहे हैं? उसका फैसला माननीय उच्चतम न्यायालय को करने दीजिए, 14 दिन का टाइम दिया गया है। सुधांशु जी बाकी आरोपों पर जवाब दे दीजिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईडी और सीबीआई की कार्रवाई अन्य जगहों पे नहीं होती। जिस राज्य में चुनाव आ जाता वहां पर ये न्यूज बनने लगती है, क्योंकि विरोधी दलों में एक छटपटाहट दिखने लगती है। और विवेक साइलस जी,
ईडी की रेड तो छोड़िए, कांग्रेस तो आपके नेताओं पर रेड मार देती है। देखिए मैं आपको बोलता हूं कि अभी प्रियंका जी ने कहा कि ईडी जो है ये मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा वाला कौन था? इमरान मसूद आपकी पार्टी का नेता था ना। कांग्रेस ने उसको रेड में डाला, अपनी पार्टी में लाया, प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया और अब सांसद बना दिया। भाई साहब ऐसा है, इस तो बात में आपके अंदर की समस्या है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं नाविका जी, देखिए कांग्रेस पार्टी का पश्चिम बंगाल में सीटें हैं 0। मैं अभी दर्शकों से कह रहा हूं, मैंने बिहार के बारे में बताया था कि 2010 के चुनाव में इनकी 4 सीटें 6% वोट 231 में जमानत जब्त थी और हल्ला मचा रहे हैं, चोरी हो गया, चोरी हो गया, चोरी हो गया। मैंने सदन में जिस दिन बोला था उस दिन 34वां दिन था, 30वां दिन था चुनाव का परिणाम है। मैंने कहा 45 दिन के अंदर मांगो सीसीटीवी की फुटेज, नहीं मांगी। मगर वास्तविकता यह है बंगाल में कांग्रेस की 0 सीट है। फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं 0 सीट है और 0 सीट वाला भी हल्ला मचाएगा कि साहब वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। इसलिए नाविका जी जो आपने इनके लिए गीत बोला था ना, अरे भाई लगातार मत बोलिए भाई। चलिए जनता तो सबको एक्सपोज करे। एक मिनट विवेक साइलेंस जी, अभी यूपी के चुनाव में समय है, लेकिन जनता सबको एक्सपोज करती है समय आने पर। जनता ने एक्सपोज किया, बीजेपी की जगह ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में आपको दे दी 2024 में। आज कलकत्ता में कौन एक्सपोज हुआ ये दुनिया जानती है। लेकिन पब्लिक के सवाल है। आनंद रंगनाथन जी आ रही हूँ, राम कुमार शर्मा करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, अगर ममता बनर्जी ने कुछ गलत नहीं किया तो ईडी से डर किस बात का? यही तो बड़ा सवाल है। आनंद प्रकाश कोलकाता से पूछ रहे हैं, ममता बनर्जी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्यों नहीं बता देती कि उस ग्रीन फाइल में क्या था? क्या टीएमसी प्रवक्ता बताएंगे? पहले आनंद रंगनाथन और फिर पुरोहित जी आपके पास आए। जी थैंक यू नाविका जी। आपका कि देखिए ऑपोजिशन के लिए ये हो गया है दोस्त दोस्त ना रहा, लेकिन बीजेपी के लिए है दुश्मन दुश्मन ना रहा। ये आधे लोग कहीं बीजेपी में ना आ जाए इसका खतरा है काफी। पिछली बार 70 लोग गए तो थे, भारतीय जनता पार्टी में 70 लोग गए थे। हाँ, और यहीं बैठ के आप सरकार भी बनवा रहे थे। अरे आप बनवा रहे थे सरकार भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन क्या हुआ? 213 सीट जीत के आई ममता जी वहां से। हाँ सुनिए, हाँ वही दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। पिछली बार भी यही हो रहा था। नहीं विवेक साइलेंस जी, जीत हार अपनी जगह है, कानून तोड़ने की बात अलग है। आज की डिबेट कानून तोड़ने पर है। पॉलिटिकल वेंडेटा का कारण लेकर आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं? आज ईडी ने यही सवाल उठाया है, क्या कोर्ट्स भी जंतर मंतर बन जाएंगे? क्या ये देश बनाना रिपब्लिक बन जाएगा? सवाल इस बात का है आनंद रंगनाथन। नहीं देखिए मैं अब सीधे, क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं, इंटरप्ट होने वाला हूं मैं। क्या जैसे विवेक जी जो कह रहे हैं, मैं 15 साल से कह रहा हूं यूपीए के टाइम से, क्या ईडी केज्ड पैरेट है? हाँ है। क्या ईडी प्रेफरेंशियली ऑपोजिशन लीडर्स पे रेड करती है? हाँ करती है। लेकिन एक बात आप नहीं बता रहे विवेक जी, कि पीएमएलए केसेस में जहां पे एडजुडिकेशन जुडिशरी की तरफ से हो चुका है कि कौन कन्विक्टेड है कौन एक्विटेड है, वहां पे ईडी का कन्विक्शन रेट 98-95% है। आपने गलत कहा। सुनिए ना आपने कहा मुझे नहीं, मेरे पास समय कम है और ये बंगाल का भी मुद्दा है, तो मैं पुरोहित जी भी कहना चाहते हैं। और पुरोहित जी, आज जनता पूछ रही है ग्रीन फाइल में है क्या? हाँ। क्यों उठाकर चली गई? क्या था उसमें? किस बात का डर है? इसका तो जवाब दे दीजिए। सीधा सा जवाब देना मुझे नहीं, देखिए आपके चैनल में अभी जब डिबेट हो रही है, अगर कोई प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता को चोर बोलेगा तो आप उससे माफी मंगवाएगी। मुझे आपकी निष्पक्षता पर विश्वास है, मगर जब देश का प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को चोर बोलता है, सरेआम मंच से हजारों लाखों लोगों की करोड़ों लोग देखते हैं, और वो व्यक्ति फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र बन जाता है, उस व्यक्ति के लिए क्या देश का प्रधानमंत्री माफी मांगेगा? नहीं मांगेगा। आप यही है पॉलिटिकल वेंडेटा। इसी से समझ में आता है कि चाहे वो महाराष्ट्र हो, सुधांशु जी 30 सेकंड जवाब दे दीजिए। ये ग्रीन फाइल की बात नहीं बनाएंगे। जब भी मैं ग्रीन फाइल पूछती हूं मामला इधर उधर कर देते हैं। जिन आरोपों की ये बात कर रहे हैं उस पर सत्ता में रहते हुए उन्होंने खुद कहा कि इसमें कुछ भी नहीं था। शारदा स्कैम पे टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बाद में बोलने लगते हैं। पर मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं नाविका जी, आपने गीत ये कहा कि दोस्त दोस्त ना रहा, आनंद रंगनाथन जी ने कहा कि दुश्मन दुश्मन ना रहा, मगर हकीकत में इन दलों की आपस की स्थिति जानते क्या है? अभी देखिए कांग्रेस कम्युनिस्ट 0 हो गए 2021 में, फिर भी कैसे खुश हैं
कि भाजपा 77 पे रह गई, ममता जी 213 पे। तो मैं इनसे कहना चाहूंगा, इनकी स्थिति यह है कि आग लगे हमारी झोपड़िया में, हम गावे मल्हार। मगर ये आपस में कभी चुनाव में साथ आते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। तो ये जितने दल हैं, कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, ये कभी साथ होते हैं, कभी अलग हो जाते हैं। इन पे वो गीत की पंक्ति लागू होती है कि मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। बिल्कुल। और एक और भी गाना लग सकता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कांग्रेस का यही हाल है। लेकिन हमने एक सर्वे किया, बंगाल चुनाव से पहले ईडी छापेमारी मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ममता बनर्जी के लिए कितना बड़ा झटका। 24,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ममता की मंशा एक्सपोज हो गई। 85% लोग कहते हैं चुनाव पर कोई असर नहीं, 13%, 2% लोगों का कोई मत नहीं है। 85% लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी की मंशा अब एक्सपोज हो गई। यही है पब्लिक का व्यू, और जब पब्लिक पूछती है सवाल तो जवाब देना ही पड़ता है। तमाम पैनलिस्ट को जवाब देने के लिए, कुछ जवाब इधर उधर डॉज करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, आपसे भी लेती हूं इजाजत। नमस्कार।